क्वालिटेटिव रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टॉपिक्स, उसको हम पहले देख लेते हैं, देन वी विल स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, देखो क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि हम बेसिकली जब डाटा टाइप की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ डाटा, यूजली हमने देखा दो डाटा टाइप्स हैं हमारे। ओके, मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक डाटा, metric and non-metric data. Okay, so all these types of data, whether it is metric, it will be in the form of quantity. When this is in non-metric, it will be in the form of categories. Okay, but categories में भी we are in the condition to put this into terms of frequency, जैसा हमने देखा था in case of chi-square में हमने देखा था कि if data is parametric, हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते थे, such as t-test, ANOVA. All these tests are parametric tests. In case of non-parametric test, non-parametric data, we use chi-square. But क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि आपके पास देयर इज नो मैट्रिक डाटा, देयर इज नो नॉन मैट्रिक डाटा, दोनों ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है दैट कैन बी पुट इनटू दी नंबर्स के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, सपोज आपने इंटरव्यू लिया। ओके, अब मुझे बताओ, अगर आपने किसी स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू लिया, आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी? आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कैसी इंफॉर्मेशन आएगी? वो बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, है ना? डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में होगी, है ना? वर्ड्स के फॉर्म में होगी, वर्ड्स दैट कांट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी सब्जेक्टिव। ओके, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सब्जेक्टिव है, इट इज़ बेस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन, है ना, हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, ये सब होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि वी डोंट हैव मैट्रिक डाटा, वी डोंट हैव नॉन मैट्रिक डाटा, देयर इज नथिंग लाइक नंबर्स in qualitative research. We have only information, we have only description of things, and we have to use our own mind, use our own intellect and interpret those things. ठीक है, ये होता है qualitative research में. That's why the when it comes to data analysis in qualitative research, it becomes a task. Okay, अब देखो कैसा होता है। Okay, if we talk about the methods of collecting data, then we have interviews. Okay, interviews है, हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं मेजर फॉर्म। वी हैव फोकस ग्रुप, मीन्स सेम इंटरव्यू में हम 1-on-1 की बात कर रहे हैं, फोकस ग्रुप में स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। We can use observation method, means someone is doing anything or is regular work, we are just observing him. Okay, these are the three major methods, but when it comes to data collection, this becomes very difficult. अब data collection में क्या है हमारे पास, some terms are there such as, पहला चीज़ होगी data reduction.
ओके, डाटा डिडक्शन का मतलब क्या है कि वेन एवर वी गो फॉर एनी इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, उसमें क्या है कि वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, एंड उस इंफॉर्मेशन को एज पर आर टॉपिक, एज आर जो भी हमारा रिसर्च का एरिया है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे रिड्यूस करना होता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डाटा रिडक्शन. Prior to data analysis, all the data must be reduced, so it can be just a minute. ओके, वेयर वर वी, हाँ. सो प्रायर टू डाटा कलेक्शन हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को रिड्यूस करना है. ओके, डाटा को इस तरह रिड्यूस करना है दैट इट इज related to our topic only. Next comes the sorting of data, analyzing of data and categorizing of data. All these things are very simple. आपको समझ में आ जाएंगी ये. Okay, when you go through the all this literature. And the last one is interpretation of data. Once you have reduced the data and sorted the data as per the topic, now you have to start the interpretation. What does that data means? And this interpretation is always subjective. Okay. अब subjective in the sense कि it will vary from person to person. It will vary from person to person. Why it will vary? जैसे हमने देखा था कि in case of parametric and non parametric tests, हमारे पास फिक्स नंबर है, वी हैव फिक्स डाटा, एंड फिक्स डाटा के बाद चाहे मैं कोई टेस्ट लगाऊं, चाहे आप कोई टेस्ट लगाओ, इफ आई यूज एनोवा, आप भी एनोवा यूज करो, जो मेरा रिजल्ट आएगा वही आपका रिजल्ट आएगा. बट इन केस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है और जो आपका इंटरप्रिटेशन है, दैट मे बी डिफरेंट. तो दैट इज वाई interpretation of data in qualitative research is very subjective. Okay, the last step in data analysis is theory construction. Theory construction, based on your interpretation, you have to give explanation or you have to reproduce a theory बनानी पड़ेगी, एक basis देना होगा that what does that data mean. ये simple है. Okay, that's it. up to theory construction हमारा जो थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था, डाटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ये इतना ही है. ओके, डाटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च, दिस वाज इट. ओके, सो आई थिंक आप लोग ये टॉपिक कर लोगे, बुक आपके पास है एंड यू कैन रीड दिस टॉपिक आउट. हरीश, आर यू, सौरभ? Yes, sir. Okay. Now let us move to fourth unit, unit 4. Unit 4, it is thesis and dissertation, abstract and research proposal. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम समझते हैं. ओके, आपने ये टर्म पढ़ा है, सिनॉप्सिस क्या होता है, या थीसिस क्या होता है, या डिसर्टेशन क्या है. ओके, एब्स्ट्रैक्ट, या फिर रिसर्च पेपर, ये इनमें से कोई टर्म सुना है आपने? सारे सुने थे. सभी सुने हैं. ओके, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सिनॉप्सिस करते हैं. सिनॉप्सिस क्या होता है? व्हाट इज सिनॉप्सिस? Making it in short. हाँ, Making it in short. So, like, if there are many topics, we should write the cited in shorter way. ओके. सौरभ?
sir. व्हाट इज सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस इज, इसको हम बोलेंगे इन शॉर्ट, वी दिस इज नोन एज रिसर्च प्रपोजल। क्या है ये होता है रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस। इन सिनॉप्सिस व्हाट वी डू कि जो भी हम रिसर्च करने वाले हैं उसका एक ब्रीफ हमें देना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम थीसिस या डिसर्टेशन या फिर कंप्लीट लिखते हैं, जैसे अगर मास्टर्स की थीसिस या पीएचडी की थीसिस लिखते हैं, तो इट हैज़ 5 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स होते हैं? टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं, ये मैंने बताया आपको, है ना। 5 चैप्टर्स में जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, सिनॉप्सिस इंक्लूड, या फिर सिनॉप्सिस को हम रिसर्च प्रपोजल भी बोलते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली फर्स्ट 3 चैप्टर्स। कौन कौन सा चैप्टर होते हैं फर्स्ट 3? इंट्रोडक्शन, रिव्यूज एंड मेथडोलॉजी। ओके, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स होते हैं हमारे सिनॉप्सिस में, रिसर्च प्रपोजल में। मींस व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डू, हम जो भी रिसर्च करना चाहते हैं या फिर जो भी हम टॉपिक लेना चाहते हैं, वी हैव टू प्रेजेंट दैट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द कमिटी। हमारी जो भी रिसर्च कमेटी है उनके सामने या इंस्टीट्यूट के सामने हमें उसे प्रेजेंट करना है, सो दैट दे कैन एक्सेप्ट दैट टॉपिक। उनका अप्रूवल चाहिए होता है, विदाउट अप्रूवल हम रिसर्च नहीं कर सकते। तो अप्रूवल के लिए क्या करते हैं हम? रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस रखते हैं। एंड सिनॉप्सिस कंसिस्ट ओनली फर्स्ट 3 चैप्टर्स, इंट्रोडक्टरी चैप्टर, रिव्यूज एंड मेथडोलॉजी। एक चीज, सेकंड थिंग इज इट इज ऑलवेज रिटर्न इन पास्ट फॉर्म, इट इज रिटर्न इन फ्यूचर टेंस। हम किस टेंस में लिखते हैं इसको? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में लिखने का पर्पस क्या होता है? सपोज हम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं, सो 50 सब्जेक्ट्स विल बी सेलेक्टेड। ओके, विल बी सेलेक्टेड मीन्स since the thing will be done in the future, so everything in the synopsis or research proposal is written in future tense. Okay, ये है हमारा रिसर्च प्रपोजल है सिनॉप्सिस, जिसमें पहले 3 चैप्टर्स होते हैं। क्लियर है? ओके, ये है बिफोर डूइंग द रिसर्च, बिफोर डूइंग आवर कंप्लीट वर्क। ओके, ये बता दिया हमने। उसके बाद आ जाता है हमारा थीसिस या डिसर्टेशन। थीसिस या डिसर्टेशन क्या होता है कि इट हैज़ कंप्लीट 5 चैप्टर्स। क्या होते हैं हमारे पास? कंप्लीट 5 चैप्टर्स। जो हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, एनालिसिस, डाटा, ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्सो वी हैव along with the complete 5 chapters, one more thing we have, that is it is written in past tense. पास्ट टेंस में क्यों लिखते हैं? बिकॉज द वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन। ठीक है, सिनॉप्सिस को हम बिफोर डूइंग आवर वर्क प्रेजेंट कर रहे थे, सो वो फ्यूचर में था। बट थीसिस और डिसर्टेशन, वंस द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, हमने डाटा कलेक्शन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड, आफ्टर दैट वी आर राइटिंग द थीसिस और डिसर्टेशन, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस। क्लियर? ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं? यस सर। ओके, अब 2 टर्म और आते हैं हमारे, रिसर्च पेपर एंड एब्स्ट्रैक्ट। पहले रिसर्च पेपर को देखते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर और थीसिस में एक ही डिफरेंस है बस। रिसर्च पेपर क्या होता है कि थीसिस जो है इट इज़ अ वेरी ह्यूज डॉक्यूमेंट, यानी कि 100 पेजेस, 150 पेजेस, 200 पेजेस का एक थीसिस होता है। ओके, बट रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा कंसाइज होता है। कंसाइज इन द फॉर्म इट विल बी ऑफ 4, 5 पेजेस, 6 पेजेस, 7 पेजेस, इतने पेजेस का होगा रिसर्च पेपर, एंड इट विल हैव 4 चैप्टर्स। कितने होंगे? 4 चैप्टर्स। ओके, 4 चैप्टर्स कौन कौन से होंगे? पहला होगा इंट्रोडक्टरी। ओके, एंड इंट्रोडक्टरी में ही हम जो रिव्यूज़ है ना उनकी समरी ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेथड्स, मेथडोलॉजी होता ही है। देन वी हैव रिजल्ट्स, सॉरी रिजल्ट्स हैं, और फिर हमारे पास कंक्लूजन है, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ओके, ये 4 चैप्टर्स होते हैं हमारे किसमें? रिसर्च पेपर में। ठीक है, नाउ एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट इट इज द समरी। नाउ एब्स्ट्रैक्ट जो है वो थीसिस का भी हो सकता है और एक रिसर्च पेपर का भी होता है। ठीक है, दोनों का ही एब्स्ट्रैक्ट होता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या है? शॉर्ट समरी होती है। मीन्स जो भी आपने काम किया है उसको विद इन 250 वर्ड्स अराउंड, जो भी समरी होती है वो यूजुअली 250 वर्ड्स में होती है, उसको आप लोग को समराइज़ करना है, एंड इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बिफोर योर थीसिस। है ना, 4 चैप्टर शुरू हो रहे हैं, उससे पहले आपको अपनी समरी प्रेजेंट करनी है।
समझ में आया ये सभी टर्म्स? कोई डाउट यहाँ पर किसी को? नो सर। अब देखो इसमें हमने थीसिस एंड डिसर्टेशन फॉर्मेट, एब्स्ट्रैक्ट, रिसर्च प्रपोजल, presentation of research report. Presentation of research report is after you have done your work, after doing work, आपने अपना काम खत्म कर लिया, काम खत्म करने के बाद जो चीज़ होती है आफ्टर डूइंग योर वर्क, दैट इज रिसर्च रिपोर्ट। यानी कि आपको जो अपना पूरा थीसिस है उसको उसकी प्रेजेंटेशन करनी होती है। यू हैव टू प्रेजेंट योर होल थीसिस। ओके, ये होता है हमारे रिसर्च रिपोर्ट में। क्लियर ये चीज़? ओके, अब देखो राइटिंग ए प्रपोजल एंड थीसिस। ओके, फिर आता है हमारा प्लेगरिज्म, कॉपीराइट वायलेशन, टूल्स टू आइडेंटिफाई प्लेगरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिव्यू, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये थोड़े और इम्पोर्टेंट है प्लेगरिज्म से रिलेटेड, हम इसको और डिस्कस। अच्छा, प्लेगरिज्म किसी ने सुना है क्या? यस सर। क्या होता है प्लेगरिज्म? कॉपीराइट। प्लेगरिज्म इज नॉट कॉपीराइट। मतलब सर वो प्लेगरिज्म वही, मतलब Copying from others. प्लेगरिज्म का जो मीनिंग है दैट इज यूजिंग From others. या फिर कॉपिंग, यूज़ करना या कॉपी करना दस मटेरियल, किसी और के मटेरियल को, एंड दैट मटेरियल कैन बी एनीथिंग, बुक हो, उसका पिक्चर हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है मटेरियल, विदाउट गिविंग रेफरेंस, विदाउट गिविंग रेफरेंस। ठीक है, कि आपने उसको प्रॉपर रेफरेंस नहीं दिया, प्रॉपर कोटेशन नहीं दिया जो उसका बनता था, एंड स्टिल यू आर यूजिंग हिज इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज प्लेगरिज्म। ठीक है, एंड प्लेगरिज्म में सब कुछ आता है। आप इफ़ योर टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो वो भी प्लेगरिज्म है, कोई आप पिक्चर यूज़ कर रहे हो वो भी प्लेगरिज्म है, तो सब कुछ हमारे प्लेगरिज्म में आ जाता है। किसी के आप आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हो, है ना, वो भी हमारे प्लेगरिज्म में आ जाता है। ठीक, तो वेन एवर वी आर यूजिंग एनीथिंग दैट इज़ ऑफ अदर, किसी और की है, अगर हमें यूज़ करना है तो वी हैव टू गिव देम प्रॉपर रेफरेंस, रेफरेंस देने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उस प्लेगरिज्म में एक वर्ड और आता है प्लेगरिज्म में, दैट इज़ पैराफ्रेजिंग। एक वर्ड और है हमारे पास जिसे पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। ओके, पैराफ्रेजिंग एक और वर्ड है जो इसी में यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, यहाँ तक ठीक है। प्लेगरिज्म को और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट, जैसे मैंने बोला था कि आपका एक और रहेगा एरिया जिसमें आपको आपका असाइनमेंट देना है मुझे। ठीक है, असाइनमेंट विल बी रिलेटेड टू 4.1, 4.2, 4.3। ठीक है, सो हरी, इन तीनों में से आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। जैसे आपने लास्ट असाइनमेंट ग्रुप में सेंड किया था, वैसे सिमिलरली ये भी करना है। सभी के पास एक एक असाइनमेंट जाएगा। हरी, विच टॉपिक वुड यू लाइक टू टेक? So, anything is fine, sir. 4 point? Anything is fine, sir. You give me one topic. Then select anything, 4.1, 2 or 3. Okay, first one, so 4.1. 4.1, okay. 4.1 you have to prepare assignment. It is for Hari. Saurav? 4.2। Okay, 4.2 ये हो गया सौरभ के लिए। एंड सरयू, प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। ओके, वन मोर थिंग, ये सारी ही इंफॉर्मेशन जो मैंने बुक आपको भेजी है इसमें ये सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आप उस बुक को देखना, आपको ये तीनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। 4.4 एंड 4.5 दो टॉपिक्स बचेंगे, उनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Okay. Okay, then thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, sir.